गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो क्या पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकती है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। मुस्लिम लीग नून का 5 साला दौरे हुकूमत, क्या खोया क्या पाया? क्या मुस्लिम लीग नून की मुआशी पॉलिसी कामयाब रही? क्या तहरीक इंसाफ का मुआशी एजेंडा पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा कर देगा? 50 लाख घर और 1 करोड़ मुलाजमतों का ख्वाब हकीकत कैसे बन सकता है? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पीपल्स पार्टी के बाद ये दूसरी हुकूमत है जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। अब मुस्लिम लीग नून को अवाम के पास जाकर अपनी कारकर्दगी का हिसाब देना है, मगर नून लीग गिला कर रही है कि उसे काम नहीं करने दिया गया और उसका इल्जाम वो तहरीक इंसाफ, अदलिया और खलाई मखलूक पर डालते हैं। पैनामा केस में नाअहली के बाद मियां नवाज शरीफ अवाम के पास इस शिकवे को एक बयानिए की शक्ल में लेकर जा रहे हैं। एक नजर डालते हैं ये बयानिया क्या कहता है। बयानिया यह है कि हुकूमत के खिलाफ 5 साल तक मुसलसल साजिशें की जाती रही हैं। तहरीक इंसाफ ने मुसलसल एहतजाज और धरनों की सियासत की है जिसकी वजह से मुआशी तरक्की में रुकावट पैदा हुई है। धरनों में अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल किया गया, यानी कोई और इस्तेमाल कर रहा था। मुस्लिम लीग नून के अरकान पर दबाव डालकर उन्हें तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया जा रहा है। नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल करने की सजा दी गई। नाअहली के फैसले के बाद मुल्क की मुआशी तरक्की रुक गई है। ये है पीएमएलएन का बयानिया। और अगर देखा जाए तो एक तरीके से वो प्रिपेयर करते हुए लग रहे हैं वोटर्स को कि शायद वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी गवर्नमेंट पीएमएलएन की, मगर अभी इलेक्शन नहीं हुए, कोई कुछ नहीं कह सकता। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली बड़ी तादाद में जा चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ को पहचानना ही मुश्किल हो गया है क्योंकि इतनी तादाद में नए नए लोग नजर आ रहे हैं और पुराने लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। मगर इमरान खान साहब इस कॉन्फिडेंट कि वो वजीर आजम बनेंगे। उन्होंने अपना 100 रोजा एजेंडा और 5 साल एजेंडा भी अवाम के सामने पेश कर दिया है। इस एजेंडा में जो इकॉनमी के हवाले से सवालात थे और दीगर सवालात थे उसके लिए उन्होंने असद उमर साहब से कहा कि वो प्रेजेंटेशन दें। इसलिए बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि असद उमर साहब अगर पाकिस्तान तहरीक की हुकूमत आती है तो फाइनेंस मिनिस्टर वो होंगे। इसीलिए आज हम उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे असद उमर साहब। असद उमर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे शो पे आए और हमने उनसे एक हाइपोथेटिकल बात की कि लेट्स सी कि पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है, यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर, लेट्स सी कि क्या होता है। तो उनसे जब ये सवाल किया उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। तो अगर असद उमर लेट्स से पीटीआई आती है गवर्नमेंट में, असद उमर साहब मोस्ट प्रोबेबली बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, अगर उनकी गवर्नमेंट आती है, वुड यू थिंक कि वो कुछ मैजिक कर सकेंगे? व्हाट डू यू थिंक? मैजिक, कोई मतलब मैजिक करने से मतलब मैजिक मैजिक नहीं होता है, कोई जादू नहीं होता है, कोई मतलब काला जादू सफेद जादू, ये कोई चीज नहीं होती है। जो काम करना होता है एक्चुअल काम करना। आप उनके लिए इजी चेयर छोड़ के जाएंगे अगर वो आते हैं? आई एम नॉट सेइंग कि आप भी आ सकते हैं, कोई और भी आ सकता है, लेकिन हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? हम जब आए थे तो इकोनॉमी 3% पे ग्रो कर रही थी। हम जब छोड़ के जा रहे हैं तो इकोनॉमी 5.8% पे ग्रो कर रही है। अगले साल इंशाल्लाह 6% पे ग्रो करेगी। हम जब आए थे तो इन्फ्लेशन 11.8% था। हम जब छोड़ के जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन 4.5% होगा। हम जब आए थे तो बजट डेफिसिट 8.2% था। हम जब जाएंगे तो बजट डेफिसिट 5.5 पौने 6 के दरमियान होगा। तो हम अच्छा, लेकिन इसके अंदर हम कुछ मुश्किल भी छोड़ के जा रहे हैं इनके लिए। बिल्कुल ओके, यही चेयर वो छोड़ के गए हैं। अनीस के आपके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम करके जा रहे हैं। सही, एक बात उन्होंने बिल्कुल सही की कि जादू कोई नहीं है जी, हार्ड वर्क है, मेहनत है, बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान में बेहतरी हो सकती है लेकिन उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होगी। ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है जो चलाएं और हो जाए। जहाँ तक वो कह रहे हैं कि मईशत वो जो छोड़ के जा रहे हैं कि 3% पे, तो 3.7% ही शायद आखिरी साल जो ग्रोथ था पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के, 5.8%। वो उनको भी पता है, मिफ्ता को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो खुद भी आएंगे ना अगली दफा
दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर बनकर अगर आते हैं तो उनको पता है कि ये पिछले 2 साल में जो ग्रोथ हुई है ये सिर्फ बजट के खसारे की बुनियाद पे हुई है। तकनीकी डिटेल्स में जाने के बजाय पिछले साल जो है वो बजट का खसारा 4.1% प्लान किया था बजट में और 5.8% पे खत्म हुआ। इस साल जो जा रहा है बजट का खसारा जो है वो 6% से ज्यादा पर खत्म होगा और ये सस्टेनेबल नहीं है। जो वो कह रहे थे 8.2% छोड़ के गए थे पीपुल्स पार्टी वाले, ऐसा नहीं है। उस 8.2% में से 480 अरब रुपए थे जो डार साहब ने आके फौरन बगैर ऑडिट कराए हुए आईपीपीस को पेमेंट की थी। अगर आप उन 480 अरब रुपए को निकाल दे तो उस वक्त भी को तकरीबन 6.5% खसारा था और इस साल भी तकरीबन 6.5% खसारा हो रहा है। आखिरी चीज जिसका उन्होंने जिक्र किया था वो ये किया था कि इन्फ्लेशन ज्यादा थी, अफरात ज़र ज्यादा थी, वो कम हो गई थी। बिल्कुल वो कम हुई थी क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी, उसकी वजह से दुनिया भर में जो अफरात ज़र है उसमें कमी आई। लेकिन पिछले 2-3 माह के अंदर तेजी से अफरात ज़र के अंदर इजाफा होना शुरू हुआ। कोर इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं वो 7% से ऊपर चली गई है, तो वो भी तकरीबन उसी लेवल पे वापस पहुंच रही है जहां पर ये आए थे। लेकिन जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई तो वो एक्सटर्नली बैंकरप्ट छोड़ के गई पाकिस्तान की मईशत को और इनको फौरी तौर पे आईएमएफ के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ा। जब मिफ्ता इस्माइल की ये टर्म खत्म हो रही है तो खैर इन्होंने तो बेचारों ने चंद महीने ही काम किया है, असल में तो डार साहब के कारनामे हैं जिसका नतीजा है ये जहां पे हम खड़े हुए। तो मईशत वहीं पे खड़ी हुई है कि आप एक बेल आउट को देख रहे हैं, तेजी से आपके ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते के अंदर जो है वो तकरीबन $500 बिलियन का, तकरीबन $480 मिलियन का एक हफ्ते के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आई है। तेजी से ज़खायर गिर रहे हैं, हम बैरूनी कर्जे ले रहे हैं उस रफ्तार से जिसे जिंदगी में कभी नहीं लिए थे, उसके बावजूद गिर रहे हैं। तो 19-20 के फर्क से जहां मईशत जो है इस हुकूमत ने, मियां साहब ने हासिल की थी, वहीं पर छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो कह रहे थे कि हम बड़े कॉन्फिडेंट है। लेट्स हैव अ लुक अगेन, क्या कह रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब कि हम किस तरीके से जाएंगे आवाम के पास? मैं ये समझता हूँ कि PMLN जब इलेक्शन में जा रही है अब अल्लाह की मेहरबानी से 5 साल पूरे करके एक हफ्ते के अंदर, तो हम बड़े फ़ख्र से जा सकेंगे कि हमने हर जगह सही काम किए। जमहूरियत के लिए ऑब्वियसली हमने सही काम किया, हमने धरने फेस किए, हमने और साजिशें फेस करी, हम आवाम के सामने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने कितना काम किया। इस मुल्क के अंदर बिजली 67 सालों में सिर्फ 21,000 मेगावाट लगी थी। हमने इस 5 सालों में 10,000 से ज़्यादा मेगावाट बिजली लगा दी जो कि चल रही है बिजली। हमने लोड शेडिंग की कमर तोड़ दी, लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं हो रही है, मां सिवाय इसके कि जो जहाँ पे बिजली के बिल नहीं आते वहाँ पे हम पावर पूरा नहीं देखते। पाकिस्तान में एक्सेस पावर हो गया है। लोड शेडिंग हो रही है, कम हो रही है, नहीं, That's how I'll say that. हो रही है। नहीं, आज पाकिस्तान में आज के दिन में 2100 मेगावाट की एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी थी। राइट, आपने भी इलेक्शन में जाना है, आप लोग क्या कह के जाएंगे? अच्छा, पहले तो मैं सिर्फ लोड शेडिंग में क्विक कमेंट कर दूं। मिफ्ता जो है उनका कराची से ताल्लुक है, कराची में जाके ना बोल देना मिफ्ता किसी को बहुत मार पड़ेगी कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है। कराची का मामला अलग है। अच्छा, कराची जो है वो चीन का हिस्सा है या वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, ठीक है ना, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। जब टैक्स लेने होते हैं तो कराची इनको पाकिस्तान का हिस्सा नजर आता है, जब बिजली देनी होती है तो वो कहते हैं वो कोई और मसला है। इसी तरीके से जैसे आपने कहा कि लोड शेडिंग निस्बतन कम है इस साल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोड शेडिंग बिल्कुल अभी भी हो रही है। एरियाज में काफी ज्यादा बेतहाशा लोड शेडिंग हो रही है। जैसे उन्होंने कहा जिसको वो कहते हैं कि बिल नहीं देते, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो रूरल एरियाज हैं उसमें तकरीबन 2/3 पाकिस्तान जो बनता है उसके अंदर आज भी बेतहाशा लोड शेडिंग हो रही है। खासतौर पे वो इलाके जो मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन के गढ़ नहीं है, वहां पे तो बेतहाशा लोड शेडिंग हो रही है। तो थोड़ी सी इन्होंने ये भी किया कि बिजली एक उन जगहों से लेके जहां पर इनको वोट नहीं पड़ता और उन जगहों में दे दी जहां पे वोट पड़ता है। लेकिन जो मेन इशू है परफॉर्मेंस की, जाहिर है वो दूसरी चीजों में जो बात करें उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, सिर्फ मईशत की। राइट, डार साहब कहते हैं कि ये मिफ्ता इस्माइल और इनकी जो पॉलिसियां हैं वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। डार साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। मिफ्ता इस्माइल ने जो बजट पेश किया उसमें बहुत सारे इकदामात और उस बजट के अलावा भी जिस तरीके से रुपए की कदर के अंदर जो तब्दीली आई है
वो जो डार साहब की पॉलिसी थी उनको उन्होंने रिवर्स कर दिया। ठीक है। तो अगर इतना अच्छा काम हो रहा था, अगर 4.5 साल पाकिस्तान को बेहतरीन राह के ऊपर चलाया गया, तो ये मुफ्ता इस्माइल साहब ने आके एकदम से डायरेक्शन बदल क्यों दी? इन्होंने डार साहब के वो जो कलीदी स्टेप्स थे, जो टैक्स के उन्होंने लगाए थे, जो एक्सचेंज रेट पर उनकी पॉलिसी थी, उसको बदल क्यों दिया? क्योंकि जाहिर है मुफ्ता इस्माइल टीवी पर तो नहीं आके कह सकते, लेकिन वो जाहिर है इस बात को समझ रहे हैं कि बेतहाशा नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान की मईशत को। सुना उन्होंने मीटिंग्स में कही है ये बात, जब पहले मीटिंग्स होती थी तो ही यूज्ड टू हाईलाइट कि ये स्टेप गलत है। किसी मुस्लिम लीग नून के आदमी से बात कर लें, ठीक है ना, आपको कुछ लोग मिलेंगे जो नवाज शरीफ की इस वक्त का बयानिया जो है मुस्लिम लीग नून वाले उसके हक में बात करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो उसकी मुखालफत में बात करेंगे। आपको शायद एक आदमी भी मुस्लिम लीग नून में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा जो डार साहब की मईशत की पॉलिसीज की तारीफ करता हो। Right. So we can again ask you also कि hypothetically अगर PTI आती है गवर्नमेंट में, you will be the finance minister. इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है। मसला दो छोटे छोटे मसले हैं। पहले मुझे अपने हल्के में इलेक्शन जीतना है, राइट, ओके, और उसके बाद पीटीआई ने इलेक्शन जीतना है। अगर ये दोनों मफरूजे पूरे हो गए तो फिर ये जो हल्का है आपका यही वाला होगा या कहीं और? जी, मैं NH1 से इधर से इलेक्शन लड़ेंगे। एक जो प्लान आप लोगों ने पेश किया है उस पर नजर डालें, जो फिर देखेंगे बाकियों ने कहा। बट फर्स्ट आई आस्क यू, हुकूमत के 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा की जाएंगी, नौजवानों को हुनर सिखाने की पॉलिसी बनाई जाएगी, जनूबी पंजाब के 3 करोड़ 50 लाख अफराद को गुर्बत की दलदल से निकाला जाएगा, बरामदात को फरोग देने के लिए कम टैक्स बरामदात पर छूट और इजाफी सहूलियात पर इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। 5 सालों के दौरान कम लागत से 50 लाख घरों की तामीर का वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। सियाहती मकामात को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे से सरमायाकारी के लिए नेटवर्क बनाया जाएगा। इब्तदाई 100 रोज के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरबराही के लिए एक दलेर, काबिल और मुतहरक चेयरमैन फौरी तौर पर मुकर्रर किया जाएगा। मुल्की इदारों की तंजीमें नौ की जाएगी, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लाई जाएंगी। दिस ऑल विदाउट अ मैजिक वॉन्ड। जी देखें, ये कोई मैजिक वॉन्ड की इसमें मैं आपको जिसकी सबसे ज्यादा शायद बात हुई है, अगर उसको एक मिसाल के तौर पे ले लें, और वो है 1 करोड़ नौकरियां। राइट। ओहो, लोग परेशान हो गए, कैसी कैसी बातें सुनी। मुझे मुफ्ता फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि ये तो ना होने वाली बातें कर रहे हैं। हमारे पास भी उनका एक स्टेटमेंट है, बट आपने सुना है तो आप जवाब दे दें। ठीक है। अब जरा सा मैं आपको बताता हूँ कि 1 करोड़ जॉब्स आई कहाँ से, क्यों हमने 1 करोड़ का हदफ रखा है। क्योंकि हम सियासी नारा लगाने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के मईशत के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तखमीना यह है कि पाकिस्तान की जॉब मार्केट में सालाना तकरीबन 20 लाख नौजवान आते हैं नौकरी की तलाश के लिए इजाफी। ठीक है। तो 20 लाख रुपए सालाना, 20 लाख अफराद सालाना का मतलब हो गया कि 5 साल में 1 करोड़ अफराद। अगर मिफ्ता इस्माइल या कोई भी और शख्स मुझे दुनिया में कोई बता दे कि ऐसा मुल्क हो कि जहां पे मईशत की मनसूबाबंदी इस बुनियाद पे की जाती है कि हम बेरोजगारी में इजाफा करेंगे, तो फिर मेरी ये तालीम के लिए बड़ी अच्छी चीज होगी। ये तो आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं चाहिए कि हमने 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने की जुस्तजू करनी है, ये नहीं करनी। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं भी आता हूं उधर, मैं अभी उधर आता हूं, कैसे करेंगे आप? ये ड्रीम ठीक है, ये ड्रीम नहीं है, ठीक है, ये ड्रीम नहीं है, ये एक टारगेट है और ये ठीक टारगेट है। और वो टारगेट कहां से है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, हमारा आइन का आर्टिकल 38 जो है वो ये कहता है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने वसाइल के अंदर रहते हुए तमाम पाकिस्तानियों के लिए रोजगार मुहैया करने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये सिर्फ एक मेरी जाती ख्वाहिश नहीं है, ये आईनी जिम्मेदारी है। मियां नवाज शरीफ को तो आइन उस वक्त याद आता है जिस वक्त उनकी वजीर आजम की कुर्सी पे कुछ हर्फ आता है ना, उनको जमहूरियत याद आ जाती है, उनको वोट याद आ जाता है। ये आइन का हिस्सा है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये नौकरियां कैसे पैदा किया? हुकूमत खड़े होकर अनाउंस करेगी क्या हम सरकारी इदारों के अंदर लोग भर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक बुनियादी जो इंजन है जिसपे 21वीं सदी की मईशत चलती है वो निजी शोबा होता है, वो प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर से आपने इन्वेस्टमेंट करानी है, प्राइवेट सेक्टर से आपने जॉब क्रिएशन करवानी है लार्जली। इसके अंदर बिल्कुल ऐसे भी होंगे, जिस तरह हमारा एक बहुत ज्यादा एम्फेसिस आपने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा होगा, सेहत और तालीम के ऊपर है। सेहत और तालीम दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर जॉब क्रिएशन बहुत होती है। मसला अगर 40 बच्चे आप एक स्कूल में डालते हैं तो उसके लिए एक टीचर चाहिए और एक सपोर्ट
स्टाफ चाहिए, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हर 20 बच्चा जो स्कूल में जाता है उसके लिए एक नौकरी पैदा होती है। इसी तरीके से हेल्थ के अंदर जो है वो बहुत जॉब क्रिएशन होती है। हमने ये कहा है कि वो 4-5 सेक्टर जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग शामिल है और छोटी और दरमियानी सनत जो है वो, दूसरा टूरिज्म है, फिर हेल्थ है, हाउसिंग है, घरों की जिस तरह जिक्र किया गया, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो जॉब इंटेंसिव हैं। इनके अंदर प्रायोरिटी करनी है, इंसेंटिव्स फोकस करने हैं इन सेक्टर्स के ऊपर और उनके जरिए हमने ये जॉब क्रिएशन करवानी है। मिफ्ता से मैं ये सुनना चाहूंगा कि वो हमें ये गाइड करें कि बेहतरीन रास्ता क्या है इस 1 करोड़ नौकरियों को पैदा करने का। ये तो इस मुल्क में बहस होनी नहीं चाहिए, गैर आईनी है ये कहना कि हमें 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि पहली दफा पाकिस्तान में कुछ सियासी पार्टी है जिसने अपनी मईशी पॉलिसी का मरकजी नुक्ता यह बनाया है कि इस मुल्क की जो अगली जनरेशन, अगली नस्ल जो आ रही है, जो नौजवान है, जिनकी उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, जिनके आईनी हकूक हैं, उसको हमने पहला नुक्ता बनाया और सारी इकोनॉमिक पॉलिसी ड्राइव होगी उसी तरफ। ठीक है, लेकिन इसमें एक और नुक्ता भी उठाते हैं। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। बैक असद उमर साहब कह रहे हैं कि ये तो बहस होनी नहीं चाहिए कि हमने क्यों सोचा कि नौकरियां देंगे, लेकिन बहस इस बात पर भी है, ठीक है ये कुछ पॉलिटिकल बहस है, लेकिन केपीके में कितनी नौकरियां आपने बना दी अगर ये इट वाज सच अ गुड टारगेट। सेकेंडली ये कि बहुत जैसे आपने वहां पे आप मौजूद थे जब सीएम केपीके भी कह रहे थे कि खान साहब ने आके ऐलान कर दिया, हमसे इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। दिस वाज चीफ मिनिस्टर्स ओपिनियन और ये बात कही जाती है बार बार, तो कहीं दोबारा ऐसा कोई ऐलान तो नहीं है जो इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाए? अच्छा, पहली बात तो मैं पूछूंगा कि वो सीएम केपी जो ये कह रहे थे वो बिलियन ट्री सुनामी के बारे में उन्होंने कहा था, बिल्कुल कह रहे थे। आखिर में बिलियन ट्री लगे या नहीं लगे? ठीक, 3 दुनिया की बड़ी एजेंसीज ने आके सर्टिफाई करके लोगों की तशफ़ी कर दी कि जनाब पाकिस्तान नहीं, पूरी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, इनफैक्ट दुनिया में बॉन्ड चैलेंज, आपको पता ना, पहला बॉन्ड चैलेंज जो किसी गवर्नमेंट ने अचीव किया है वो केपी गवर्नमेंट था। बड़े फैसले ऐसे ही होते हैं फरिया, सबसे पहले हदफ की निशानदेही की जाती है, एक फैसला किया जाता है, एक कौमी लीडर जो है वो फैसला करता है कि मैंने इस मंजिल तक पहुंचना है, उसके बाद उसकी तफसीली मनसूबाबंदी होती है और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। हमेशा जो है वो नज़्ब-ओ-लैन सेट करके, आपने अगर यहां से भी दफ्तर से निकलेंगे ना तो आपने पहले फैसला करना है कि आपने तरनौल जाना है या बाराखौ जाना है। अगर आपने तरनौल जाना है तो इधर से निकल के आप लेफ्ट जाएंगे, बाराखौ जाना है तो राइट जाएंगे। मंजिल जब तक सेट नहीं होती तो उस वक्त तक काम शुरू नहीं होता। जैसे आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, बड़ा चैलेंज था, लोगों ने मजाक उड़ाया हमारा, कह रहे हो ही नहीं सकता, बिलियन ट्री लगाएंगे कहां? दुनिया की बेहतरीन इंटरनेशनल एजेंसीज ने आके सर्टिफाई कर दिया कि काम हो गया। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला ये भी किया जाएगा। दूसरी चीज जो खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, देखें, एक तो मुख्तलिफ चीजों के टाइम आते ना, अमेरिका बने हुए 240 साल हो गए, आज भी लोग नए आइडियाज लेके आते हैं, नया काम करते हैं, और उसमें से उस 240 साल में से तकरीबन आधा वक्त जो है डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में रही है, आधा रिपब्लिकन रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि नए काम होने बंद हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुआ क्या, ये इससे पहले जो इब्तिदाइये के अंदर वो नवाज शरीफ साहब बोल रहे थे और मिफ्ता इस्माइल ने भी अभी ये बोला कि जनाब में साजिशें हो रही थी। पीटीआई ने काम नहीं करने दिया। साजिश कौन कर रहा था? पीटीआई कर रही थी, इनके मुताबिक पीटीआई साजिश कर रही थी। पीटीआई की हुकूमत कहां थी? खैबर पख्तूनख्वा में। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साजिशें करते हुए सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की मईशत की किस सूबे में हुई? डॉक्टर हफीज पाशा रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा। यूएनडीपी रिपोर्ट उठा के देख लें कि सबसे ज्यादा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंप्रूवमेंट कहां पे हुई? खैबर पख्तूनख्वा। वफाकी हुकूमत की अपनी रिपोर्ट उठा के देख लें कि सबसे ज्यादा गुर्बत में कमी कहां पे हुई? खैबर पख्तूनख्वा। तालीम के निजाम में इतनी बेहतरी के एक सूबा जो बिल्कुल डेवस्टेटेड था दहशत गर्दी से, वो 4 साल में यहां के खड़ा हो गया कि अलिफ-ए-लान की रिपोर्ट कहती है कि प्राइमरी स्कूल सिस्टम में ओवरऑल नंबर 1 रैंकिंग पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा। हेल्थ के सिस्टम के अंदर इंप्रूव एसडीपीआई की रिपोर्ट आती है और वो कहती है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुतमईन लोग जो किसी भी सूबे में हैं अपने सेहत के निजाम से, खैबर पख्तूनख्वा। पुलिस के निजाम की बेहतरी सारा पाकिस्तान कहता है कि जैसी वहां पे हो गई और कहीं नहीं हुई। लोकल मुकामी हुकूमत का निजाम पाकिस्तान की तारीख में इतना एम्पावर्ड, ग्रास रूट गांव की सतह तक इख्तियार दे दिए खैबर पख्तूनख्वा। बिलियन ट्री सुनामी का हम पहले जिक्र कर जाए, यार हम बड़े, हम तो हमसे ज्यादा तो काबिल लोग दुनिया में इसका मतलब कोई नहीं है कि ये सब कुछ भी करके दिखा दिए, साथ हम साजिशें भी कर रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे माशी तरक्की रुक गई है नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन सर आपके धरनों से। जो हम कर रहे थे, जो लोग ये साजिश में मुलव्विस थे, जो हम कुछ का
कर ही नहीं थे, हम सिर्फ तकरीबकारी करते थे, धरने करते थे। हम जिस सूबे के लिए वहां पे आके तरक्की हुई है, वहां सबसे तेजी से तरक्की कर बट दे डोंट बिलीव इट। वो उनका ख्याल ये है, उसमें 2-3 एग्जांपल्स हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लेते ना। वो कहते हैं, आपने कहा था कि हम 90 दिन में करप्शन खत्म करेंगे, खान साहब ने कहा था, वो नहीं कर सके। एहतसाब कमीशन का खुद खान साहब कह चुके हैं कि नहीं हो सका, फेल हो गया। सो कुछ बातें कह के नहीं कर सके। उन्होंने फॉर इंस्टेंस कहा था कि गवर्नर हाउस को मैं बना दूंगा लाइब्रेरी, ये चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं रहेंगे। कुछ ऐलान किए थे सिंबॉलिक, जो नहीं हुए। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो गवर्नर हाउस की बात कर लें। उन्होंने गवर्नर का कोई तकरीर उठा के दें, कभी भी उन्होंने सीएम हाउस का नहीं कहा था। गवर्नर हाउस का हमेशा कह दिया, तो लोगों ने भी एक्सपेक्ट किया सीएम हाउस हो जाए। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत कंट्रोल करती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नॉमिनी वहां पे रहते हैं। अगर आ गई गवर्नमेंट में तो कर देंगे गवर्नर हाउस को। अगर बिल्कुल, अगर इमरान खान कह रहे केपी में, बाय द वे सीएम हाउस के ऊपर भी डिस्कशन, आपको पता है परवेज खटक वहां पे रहते भी नहीं थे। वहां पे वो रेड जोन के अंदर वो चीफ मिनिस्टर हाउस है, तो इसलिए वो वहां पे कर नहीं सके थे। अच्छा, 90 दिन की करप्शन का जरा बात कर ले। इमरान खान की पुरानी तकरीरें उठा के लेते हैं, वो हमेशा कहते थे टॉप लेवल करप्शन। 90 दिन के तो इंस्टेंटेनियस है, टॉप। लोग चोरी करना छोड़ दें। आप मुझे बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में निकल जाएं, अवाम से सर्वे करा लें, जो मर्जी आप मेयार बनाना चाहते हैं। अगर आपको एक बहुत भारी अक्सरियत की खैबर पख्तूनख्वा ने यह ना कहा कि करप्शन में बेतहाशा कमी आई है, मैं सियासत छोड़ दूंगा यार, किसी से जाके पूछ लें। सब पटवारी के थाने के अंदर, ग्रास रूट्स लेवल के अंदर, अस्पताल के अंदर, स्कूल के अंदर, हर जगह पे आम आदमी की जिंदगी जहां मुतासिर होती है, उसके अंदर करप्शन की कमी इमरान खान ने करके दिखा दी है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। एहतसाब कमीशन, और इसीलिए हम झूठ नहीं बोलते यार, एहतसाब कमीशन जिस तरीके से चलना चाहिए था नहीं चल सका। अगली बारी में दोबारा उसके अंदर अटेम्प्ट करके और बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, ताकि एहतसाबी अमल पूरा हो सके। लेकिन जहां करप्शन कम करने की बात थी, उसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं है मेरे ख्याल में। ना पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा हुआ था, और ना किसी और सूबे के अंदर ऐसा हुआ। राइट। सो जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने 100 डे प्लान पे स्पेसिफिकली कहा, लेट्स वॉच दैट एज वेल। जब मैं कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो मैंने ये कहा कि ये 100 दिन का इन्होंने प्लान बनाया है, ये बड़ा अच्छा प्लान है, लेकिन इसके ये वैसे ही वादा जैसे हमने स्टील मिल पे और पीआईए पे किया था, 1600 अरब रुपए का खर्चा है। वो पैसे कहां से लाएंगे ये भी बता दें कि या ये बजट डेफिसिट बढ़ाएंगे, इससे महंगाई बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे, या इसका हमको नया टैक्स लगाएंगे। अगर आप बता रहे हैं कि मैं 50 लाख घर बनवा लूंगा प्राइवेट सेक्टर में, तो उस 50 लाख घर बनाने की कीमत जो होती है वो 5,000 अरब रुपए होती है। चलिए, बाकी प्राइवेट सेक्टर से बन जाएंगे, 10% तो आप गरीब लोगों को देंगे ना, तो उससे भी आप 100 अरब रुपए साल के लग जाएंगे आपके ऊपर। वो कहां से लाओगे जब आप बोल रहे हैं कि हम 8 लाख औरतों को वजीफा देंगे, हम 53 लाख को देते हैं, तो बाकी जो पैसे हैं वो 17 अरब रुपए कहां से लाओगे? मैंने एक एक चीज का हिसाब किया, और मैंने हिसाब करके बताया कि 1598 अरब रुपए, 1598 बिलियन रुपीज का कम से कम कंजर्वेटिव खर्चा है। ये कहां से लाओगे ये भी बता दो, क्योंकि ये देखें, सच ईमानदारी ये होती है कि आप लोगों को बताएं कि देखो मैं तुमको ये मराद दूंगा, लेकिन इसका ये खर्चा है, ये साथ साथ होगा। ईमानदारी से बताएं कहां से लाएंगे। बिल्कुल ईमानदारी से बताएंगे। मैं तो बार बार इनसे तरीके मिफ्ता इस्माइल से नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से हमेशा बोलता ये था यार, बाकी करना आसान है, मुश्किल है सब, तो यार सच तो बोल सकते हो, खुदा का वास्ता सच तो बोल दिया करो। मेरी बजट स्पीच जो शायद शुरू थी, जो अभी बजट पेश किया है, उसमें मैंने 2200 अरब रुपए की निशानदेही की थी, जो हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, बजट में उसका जिक्र तक नहीं है। तो सच तो बिल्कुल बोलना चाहिए, इस बात पे तो मेरा इत्तेफाक है। जैसे उन्होंने खुद कह दिया कि 1600 अरब रुपए का टोटल एस्टिमेट, और ये मिफ्ता का एस्टिमेट है, जरूरी नहीं है कि हम उससे एग्जैक्टली एग्री करें, बट 1600 अरब रुपए का हम मान लेते हैं। 1600 अरब रुपए में से खुद वो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर, मैंने आपको जैसे बताया था, जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होनी है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होनी है। ठीक है, तो पहले तो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी है क्या सरमायाकारी करने की, ये नहीं, वो हम देख लेते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो पिछले 50 साल में हुकूमतें आई है ना, उसमें सबसे कम औसत सरमायाकारी की निजी शोबे की सबसे कम 50 साल में इस हुकूमत की, जो अभी नवाज शरीफ की खत्म हुई है, जरदारी हुकूमत से भी कम है। ठीक है, तो एक तारीखी कम लेवल के ऊपर आई हुई है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसका कुछ का मैं पहले जिक्र भी कर चुका हूं। उसको हमने वापस लेके जाना है, और अगर हम जो आज से 10 साल पहले निजी सरमायाकारी की शरह थी, अगर हम सिर्फ वहां तक पहुंचा दें, तो ये पूरे 1600 अरब रुपए पूरे हो जाते हैं।
वो जो पाकिस्तान के अंदर हम खुद देखते थे, मैं अब अमेरिका की नहीं बात कर रहा, मैं चाइना की नहीं बात कर रहा, जो पाकिस्तान में 10 साल पहले था, जमहूरियत का इंतकाम शुरू होने से पहले, ये जो 2 बदतरीन हुकूमतें आई हैं उससे पहले। लेकिन अगर इसमें से कहें कि 1600 अरब में से 75% जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है और 25% हुकूमत भी करे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ 400 अरब रुपए की बात करें। 2 बातें हैं बड़ी सादा सी। These homes ये है किसके लिए? ये लोग जो हैं ये मुतवस्सित तबके और गरीब दोनों के लिए है। इस वक्त आपकी अगर आप घर में जरा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं पानी की मिसाल दे देता हूँ। मैं इस वक्त आ रहा हूँ अभी इस्लामाबाद के दही इलाके से, ठीक है जी, मैं वो बडाना तरनौल वाला से होके आ रहा था, तो वो बात ये हो रही थी कि कनस्तर बिकता है शाम को 50 रुपए का पानी का, इससे ज्यादा महंगा पानी नहीं हो सकता। ठीक। अगर मैं प्रॉपर तरीके से पाइप्ड पानी उनको फराहम कर दूं तो इससे बहुत कम पैसे के अंदर उनको ये पानी मिल सकता है। ठीक है। यही सूरत हाल रिहाइश की भी है। ठीक। कि क्योंकि हमने हाउसिंग की शॉर्टेज करा दी है, मुल्क में हाउसिंग यूनिट की शॉर्टेज है, तो जो मिल रहे हैं उनकी कीमत बढ़ चुकी है। ठीक है। तो लोगों के पास परचेजिंग पावर है। इसमें ये मुफ्त में बांटने वाले घर जो हैं, जैसे उन्होंने कहा, वो बहुत छोटी, अगर हो सकता है कोई स्कीम हो कि कच्ची बस्तियों वालों के लिए, लेकिन वो बहुत एक छोटी इसकी तादाद होगी। और जैसे उन्होंने कहा 100 अरब रुपए इस वक्त 5000 अरब रुपए का सालाना बजट है हुकूमत पाकिस्तान का। हमारा सिर्फ जो तरक्याती बजट है वो पिछले साल वो 1100 अरब रुपए का था। तो 100 अरब रुपए तो सिर्फ तरजीहात की बात है ना। इस वक्त जो इनकी हुकूमत की तरजीहात थी वो थी सड़कें और पावर प्लांट्स। ठीक है। पावर प्लांट्स लग गए, हमारे ख्याल में आगे हुकूमत को लगाने की जरूरत नहीं है। जितना भी हमने करवाना है प्राइवेट सेक्टर के, उसके अंदर भी एक बिल्कुल फंडामेंटल शिफ्ट की जरूरत है पॉलिसी के अंदर। राइट। इन दोनों का खर्चा तकरीबन 600 अरब रुपए जा रहा है। सही। अगर वो 600 अरब रुपए मैं सड़कों और पावर प्लांट से रिलीज कर दूं तो मेरे पास सिर्फ 100 अरब नहीं, मेरे पास 600 अरब रुपए रिलीज हो जाते हैं बहुत सारे और अच्छे काम करने के लिए। ठीक है। सो तरजीहात की बात है। पाकिस्तान के पास वसाइल जो हैं ये उन वसाइल के अंदर रहते हुए बिल्कुल मुमकिन है। आखिरी चीज कि उन्होंने कहा कि कहीं से पैसा लोगे भी, बिल्कुल हम वो लेंगे भी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम जो प्रोडक्टिव सेक्टर है, यानी वो जो सरमायाकारी कर रहे हैं, जो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जो तिजारत कर रहे हैं, जो ज़राअत कर रहे हैं, जो सनत लगा रहे हैं, उन पे हमने टैक्सों का बोझ कम करना है। और वो जो माशरे का हिस्सा जो प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है लेकिन बड़े असासों के मालिक हैं, आसाइश की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे वो पैसा पूरा किया जाएगा। और उसकी भी पूरी कैलकुलेशन वर्किंग हुई भी है। ये उठा के देख लें, हमारे तो पिछले 2 बजट के प्रपोजल्स में तहरीक इंसाफ के बजट प्रपोजल्स के अंदर असेंबली के फ्लोर पे हम पेश कर चुके हैं कि वो पैसा कहां से आ रहा है। अब जो मंसूबे, क्योंकि पीएमएलएन ने जो मंसूबे शुरू किए उन पे तकरीबन सभी पे इख्तलाफ है पीटीआई का। अगर लेट्स से आपकी गवर्नमेंट आती है तो उन मंसूबों का क्या करेंगे? मसलन मेट्रो प्रोजेक्ट्स या डिफरेंट हैं, उनको आप साथ लेकर चलेंगे या आप समझते हैं कि तरजीह अब आप एजुकेशन पे और हेल्थ पे हो जाएगी? जब एक दफा मंसूबे के ऊपर कमिटमेंट हो गई, उस मंसूबे के ऊपर सरमायाकारी शुरू हो गई या वो मुकम्मल हो गया और काम शुरू हो गया, तो फिर उसको ऑन करना है। आपने सियासी सिर्फ इख्तलाफ की वजह से ये नहीं हो सकता कि आप उनकी तबाही कर दें। तो जो बन गया है उसको बिल्कुल चलाया जाएगा। अगर बेहतर चलाने का तरीका है तो बेहतर तरीके से चलाया जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं है जिसको हम बंद कर देंगे। ठीक है। जो ऐसे भी हैं जो इस वक्त आधी जिस पे काम हुआ और भी मुकम्मल नहीं हुआ, उनको मुकम्मल भी किया जाएगा। और तकरीबन तमाम सूबों से हमें मंसूबों से इख्तलाफ नहीं है। हमें तरजीहात के ऊपर जरूर इख्तलाफ रहा है, जिस तरीके से तरजीहात इन्होंने की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी काम हो रहा है हमें उससे इख्तलाफ है। मैं आपको दोबारा इस्लामाबाद की, क्योंकि आसान हो जाता है यहाँ पे लोगों को, कच्ची गलियां लोगों की हैं, उनकी पक्की गलियां नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, बल्कि पीने का पानी मिल ही नहीं रहा है। 150 मिलियन गैलन की जरूरत है, 50 मिलियन गैलन में तरसे हुए पानी के लिए। BHUs जो है सुनसान पड़े हुए, डिस्पेंसरियां काम नहीं कर रही हैं, पिम्स के अंदर एक एक बिस्तर पे 2-2, 3-3 मरीज हैं, नीचे जमीन के ऊपर लोग बैठे हुए। स्कूलों में बच्चों को एडमिशन दिलाने जाते हैं तो क्लासें नहीं मिलती, क्लासों में जो बच्चे चले जाते हैं तो टीचर्स की कमी है। और मैं भी 100 चीजों की फहरिस्त बताता हूं, लेकिन हमने 46 अरब रुपए एक मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दिए। अगर हम 46 अरब रुपए इन तरजीहात पे लगाते तो ये सारे के सारे काम हो सकते थे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वो अच्छी बात है कि आपने कोई काम कर दिया, चलो वो ठीक है, लेकिन जो ज्यादा तरजीह की जरूरत थी, आप आवाम से जाके पूछें, जो उनकी तरजीहात हैं, जो उनकी जिंदगी की जरूरत है, उसके ऊपर आप पैसा खर्च करें। Right, we'll take a break and we will be right back. And welcome
वेलकम बैक। क्योंकि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी जिक्र किया, यहाँ पर मरीम नवाज साहब ने एक इंसेंटिव लिया था कि स्कूल्स को बेहतर किया जाएगा, मीडिया को भी वो लेकर गई थी। उस तरह के प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट करेंगे? 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था जी, हमें बड़ी खुशी हुई थी कि इस्लामाबाद के स्कूलों के लिए कुछ किया जाएगा। उसमें कुछ 2-4 दीवारें शिवारें तो बनी हैं, लेकिन पैसा एक तो वो अभी तक वो हमेशा हमें यही सुनने को मिलता है जी ये अगले फेज में होगा, ये अगला फेज अगले साल शुरू होगा। तो एक तो उसमें से बहुत कम पैसा हमें देखने को मिला। जो खर्च भी हुआ है वो पैसा इतनी बुरी तरीके से खर्च हुआ है, और इसकी जो मेरी ज्यादा सोर्स है ना वो पीटीआई के लोग नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर जो है ना वो मुझे आके बताते हैं कि उनके एरियाज के अंदर हुआ क्या है, किस तरीके से। अभी एक ऑडिट कराया गया था, वो ऑडिट जो है ज़ाहिर हुकूमत तो खुद कराया था, उसकी ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास भी आई और अखबारों में भी छपी है। आप वो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लें। वो कह रहे हैं, प्रिंसिपल्स रो रहे हैं कि हमसे किसी ने पूछा ही नहीं कि हमारी जरूरत क्या है। जो काम हुआ वो हमारी प्रायोरिटी का नहीं था, जो हुआ वो गलत तरीके से हुआ, और जो 10 रुपए का काम होना था, ये मैं दोबारा मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट कह रही है कि जो 10 रुपए का काम होना था वहां पे 100 रुपए दिखाए गए। तो पैसा खा लिया गया, सारे सिस्टम को बाईपास करके, प्रिंसिपल्स को, स्कूल सिस्टम को बाईपास करके किसी और से करवाया, और जो फायदा 100 रुपए अगर खर्च हुए तो उसका 2 रुपए फायदा नजर आया। आप कुछ बातें आपकी जमात पर भी, क्योंकि हमने काफी आपसे इकोनॉमी पे बात कर ली, अगर इफ यू आर गवर्नमेंट इन वेटिंग या आप ऑपोजिशन जमात भी हैं तो डेकोरम तो होना चाहिए। नईमुल हक साहब ने थप्पड़ मार दिया दानियल अजीज साहब को, नहीं करना चाहिए था। लेकिन दानियल अजीज साहब ऐसी बातें करते हैं जो जेब नहीं देती किसी भी शख्स को, लोगों में बैठ के ऐसी बातें करना, और खास तौर पे एक सीनियर सियासतदान को। एंड एज अ रिजल्ट मैंने दानियल अजीज साहब के साथ पिछले 2 साल से प्रोग्राम नहीं किया। ठीक। और उस दिन भी वो जो बातें कर रहे थे वो कोई बात करने का तरीका नहीं है ऐसे। और मैं मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ रोज प्रोग्राम करता हूँ ना, उनके ज्यादातर कॉलीग्स जो हैं वो ऐसे नहीं बिहेव करते जैसे वो करते हैं। उस दिन भी उन्होंने किया, लेकिन फिजिकल किसी वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन। लेकिन इसी तरह जैसे आपने कंडेम किया है, खान साहब को करना चाहिए था, इसको पीटीआई की कोई कहीं ना कोई प्रेस रिलीज आनी चाहिए थी, क्यों ऑफिशियली नहीं? बल्कि नईमुल हक साहब की स्टेटमेंट आई है कि खान साहब ने मुझे शाबाशी दी। वो नईमुल हक ने उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी इशू कर दी है कि उन्होंने शाबाशी मुझे इस बात की दी थी कि तुमने डट के मुकाबला किया, थप्पड़ मारने की नहीं दी थी। लेकिन बॉटम लाइन ये, नईमुल हक का पर्सनल एक्शन था, कोई पीटीआई की पार्टी पॉलिसी का डिसीजन नहीं था। मुस्लिम लीग नून ने उसको, हमने को डिमांड किया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपॉलोजाइज करे उनके बिहाफ पे, और बाय द वे वो एक नहीं करते। आपको पता है पहले क्या क्या कर चुके हैं, किस किस किस्म की बातें कर चुके हैं नून लीग के लीडर्स। एक इंडिविजुअल एक्ट था दानियल अजीज साहब का भी, मेरे ख्याल में तो कोई पार्टी ने नहीं बजा के भेजा था कि इस तरीके से बात करो, और ना ही को जाहिर है किसी ने बोला था नईमुल हक साहब को। मैं आपको फिर बता दूंगा उसकी रीजन क्या बनी, क्या था, लेकिन नहीं होना चाहिए था। बॉटम लाइन ये कि नहीं होना चाहिए था, और इसको डिस्करेज ही करना चाहिए इस किस्म के बिहेवियर को। आपकी पार्टी में भी इख्तलाफ की खबरें आ रही हैं, खासतौर पर जहांगीर तरीन साहब, शाह कुरैशी साहब, ये पार्टी इख्तलाफात पब्लिक होना शुरू हुए। जवाब आपको देता हूं अभी, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरी तो समझ से बाहर है कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि मैं तो कमरे में बैठा था। उस 90 सेकंड की गुफ्तगू में क्या ऐसी अनहोनी चीज हुई थी जो ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइन, अखबारों में फ्रंट पेज पे न्यूज, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। इख्तिलाफे राय हुआ, एक इशू रेज हुआ। इशू क्या रेज हुआ जी कि राय हसन नवाज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की आई है एक जजमेंट, एक इशू रेज किया गया। एक ओपिनियन ये था कि इसके ऊपर फौरी तौर पे हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। दूसरा ओपिनियन ये था कि पहले डिटेल जजमेंट आने दें, पढ़ लें, उसकी इंप्लीकेशन देख के फिर हम फैसला कर लेंगे। ये सम टोटल ऑफ द डिफरेंस ओपिनियन था। उसके अंदर जरा बहस जरा जोर से होगी। मैंने इससे बहुत ज्यादा जोर की बहस देखी हुई है, तो इससे बहुत ज्यादा हार्श मैंने एक्सचेंज देखी हुई है। ये तो होती है। क्या रीजन है आपके ख्याल से? लोग समझते हैं कि बस